Good morning, viewers. Hello and welcome back to my channel. So guys, today's video is all about my first ever tutorial. सॉरी गाइस, ये जो ट्यूटोरियल है वो बहुत लेट आ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत बिजी थी, बट फाइनली ये आ गया है। बट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले, यानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू ने हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं। मतलब अगस्त में जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं गाइस, वो सिर्फ फाइनल ईयर्स वालों की एग्ज़ाम्स हो रही हैं, यानी फर्स्ट और जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जो होंगे वो दिसंबर में पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो सीन ये है कि जो फर्स्ट जो ईयर वाइज जिनके कोर्सेज़ हैं उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए ये बात है कि जो 1 ईयर का उनका जो कोर्स था उनको 6 मंथ में कंप्लीट करनी है। बट जिनका भी सेमेस्टर वाइज कोर्स है, जैसे कि एमसीए, बीसीए और सम सर्टिफिकेट कोर्सेज़, उनको 2 सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो 6 मंथ्स में कंप्लीट करनी है। यानी बीसीए में जो वो सेमेस्टर 1 में है उनको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों की जो स्टडीज़ हैं वो साथ में करनी होंगी, और जो सेमेस्टर 2 में है उनको सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 की पढ़ाई एक साथ करनी होगी। तो सीन ये है गाइस। बट हमें ये करने से पहले हमें एक प्लान वाइज इसको करना होगा, तो ही ये पॉसिबल है। तो मैं बीच से शुरू नहीं करना चाहती, मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक्स और टॉपिक्स हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में उसका लिंक होगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। और बीसीए सेकंड सेमेस्टर की बुक्स और जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और उसका भी ट्यूटोरियल बहुत जल्द ही आने वाला है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सो बीसीए थर्ड सेमेस्टर में हमें कौन कौन से और मैं बता दूं, बीसीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैंने बुक्स नहीं ली हैं गाइज, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकती कि बुक्स कौन से हैं, लेकिन मैं आपको उसके यूनिट वाइज टॉपिक्स आपको बता दूंगी, नॉट इन दिस वीडियो, किसी और वीडियोज़ में। सो हमें बीसीए थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एमसीएस 14 सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, MCS 21 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स, MCS 23 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज DBMS, BCS 31 प्रोग्रामिंग इन C++। सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग को सी पढ़ना था गाइस, और थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को C++ पढ़ना है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं आपको, मतलब यहाँ पे 4 थ्योरी पेपर्स हैं और 3 आपको प्रैक्टिकल्स हैं। तो BCS L32 C++ प्रोग्रामिंग लैब, और BCS L33 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, BCS L34 DBMS लैब। सो ये 3 सब्जेक्ट्स। और देखो गाइज, मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स लिख के भी रख लिए हैं। तो हम लोग को पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में MCS 14, MCS 21, MCS 23 और MCS 31। ये 4 थ्योरी पेपर हमें कवर करनी है। सो अब हम लोग आगे इसका, आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे गाइज वो MCS 14 होगा। इसके ट्यूटोरियल्स हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं। सो गाइज, MCS 14 जो सब्जेक्ट है यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसमें हमें 4 ब्लॉक्स पढ़ने हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ब्लॉक 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट, ब्लॉक 2 प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग सिस्टम, ब्लॉक 3 मोर डिज़ाइन इशूज़ एंड केस टूल्स, ब्लॉक 4 इम्प्लीमेंटेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम एंड MIS। ब्लॉक 1 यानी इंट्रोडक्शन टू सिस्टम यूनिट के अंदर आपको यूनिट्स पढ़नी होंगी, 4 यूनिट्स पढ़नी है गाइज। इंट्रोडक्शन टू सैड सिस्टम, यूनिट 2 जो है वो सिस्टम एनालिसिस ऑफ प्रोफेशन, यूनिट 3 प्रोसेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम्स। सो ये 4 यूनिट्स हैं आपको पढ़नी है। और यूनिट 1 में आज हम लोग यूनिट 1 से शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सैड यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। एज पर बुक हम लोग जाएंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज सिस्टम। सो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन टास्क। यानी सिस्टम जो है वो ग्रुप है बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स का, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर किसी एक कॉमन टास्क को ख़त्म करते हैं। एक यानी एक एक कोई कॉमन टास्क है उन लोगों का जो उन लोगों को पूरा करना है, और उसी काम के लिए वो लोग साथ में जुड़े हुए हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। सो ये एक कॉमन सा डेफिनेशन है। बुक में तो बहुत सारा दिया हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक के थ्रू जा सकते हैं। Next, what is system analysis and design? In simple words, system analysis and design is a study in which we learn how to analyze an existing system and create a better one. क्या पूछता है कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में क्या है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन स्टडी है, यानी हम पढ़ते हैं इन विच वी लर्न हाउ टू एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम, जिसमें हमारे पास पहले से एक सिस्टम मौजूद है। हमारे पास एक पहले से सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम को हम लोग एनालाइज करते हैं और स्टडी करते हैं, यानी उसके बारे में सब कुछ समझते हैं, जानते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं गाइज। और उसका पूरा मैकेनिज्म समझने के बाद एंड क्रिएट अ बेटर वन, और
उसका पूरा मैकेनिज्म समझने के बाद, उससे जो बेटर मशीन, बेटर जो सिस्टम होगा उसको मतलब पूरी तरह से समझने के बाद हमें ये पता चलता है कि और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, और पूरी उसकी स्टडी करने के बाद हम उससे बेटर, उससे और अच्छा सिस्टम क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, इस जो यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब इस पूरा यूनिट पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ जाओगे वो हम लोग देखते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटेड टू सिस्टम, यानी सिस्टम से जो रिलेटेड जो टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप समझ जाओगे। नो अबाउट रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम के बारे में जान जाओगे। नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होता है वो समझ पाओगे। लर्न द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सक्सेसफुल सिस्टम, यानी एक सक्सेसफुल सिस्टम को डेवलप करने का प्रोसेस क्या है वो समझ पाओगे। अभी है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ सिस्टम्स। अ सिस्टम में बी डिफाइंड एज ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंडिपेंडेंट components linked together according to a plan to achieve a specific goal. Each component is a part of a total system and it has to do its own share of work for the system to achieve the desired goal. एक सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, यानी जो कि ऑर्डर में ग्रुप किया गया हो अलग अलग कंपोनेंट्स का, साथ में अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो लिंक टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू अ प्लान, यानी प्लान के थ्रू, जैसे मर्जी वैसे नहीं, एक प्लान के थ्रू जुड़े हुए हैं टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। और वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ किसी स्पेसिफिक गोल, यानी गोल उन लोगों को पहले से पता है, उस गोल को पूरा करने के लिए वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ईच कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम एंड इट हैज़ टू डू इट्स ओन शेयर ऑफ वर्क, यानी हर एक जो सिस्टम है वो, हर एक जो कंपोनेंट है वो एक पूरा, यानी पूरे सिस्टम का पार्ट है और उसको अपना शेयर ऑफ काम करना है, मतलब जो भी उसको काम मिला हुआ है उसको अपने हिस्से का काम करना है फॉर द सिस्टम टू अचीव द डिजायर्ड गोल। सिस्टम के लिए एक सिस्टम, यानी पूरे सिस्टम के लिए वो एक कंपोनेंट काम करेगा अपने डिजायर्ड गोल को पाने के लिए। आप फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर का ही गाइज। फर्स्ट इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है, ये भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है और ये भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है। ओके, दीज ऑल आर लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान, और एवरी component is a part of system. So this is the explanation. I hope you can understand. So the next topic is information system. An information system is an arrangement of people, data, process, information presentation and information technology. Means an information system. Information system किसे कहते हैं? तो the system which provide information, और information हम कैसे कैसे पा सकते हैं? तो पीपल यानी लोगों के थ्रू, डेटा, डेटा मीन्स इट सेल्फ अ रॉ इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस यानी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन यानी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका, अलग अलग तरीका, एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू भी प्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब इन्फॉर्मेशन का अलग अलग टेक्नोलॉजी दैट इंटरेक्ट्स टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव डे टू डे ऑपरेशन। और ये जो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस लिए? टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव डे टू डे ऑपरेशन, यानी जो भी जो काम हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, डे टू डे जो हमारी ऑपरेशन होती है, जो भी हर कोई भी काम करते हैं हम रोज़मर्रा के टाइम में, तो वो जो भी काम करते हैं वो सबको किसी न किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। कुछ भी हम लोग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही कर पाते हैं। टेक एग्जाम्पल ऑफ हम लोग को मान लो मार्केट जाना है, तो मार्केट में हम लोग को पहले से हम लोग को पता है कि वहाँ हम लोग को क्या क्या मिल जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास कि हम लोग मार्केट जाएंगे तो हम लोग को क्या क्या मिल जाएगा। सो that interacts to support and improve day-to-day operation in a business as well as support the problem solving and decision making needs of management and users. वही बात है कि जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हम लोगों को हेल्प करती है, किस में? इन अ बिजनेस एज वेल एज सपोर्ट, मतलब बिजनेस में तो करती ही हैं, हमारे काम में तो करती ही हैं, और हम लोग को हेल्प करती है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी जो भी ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उसको सॉल्व कैसे करना है वो समझने में, और कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यूजर्स, जो मैनेजमेंट है और यूजर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है। इन शॉर्ट कहें तो कोई भी प्रॉब्लम और मान लो हमें डिसीजन लेना है तो वो हम इफेक्टिवली तभी ले पाएंगे जब किसी चीज़ के बारे में हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो। इजंट इट गाइज? सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन उसको कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन
किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसका ऑर्डर होता है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ये अरेंजमेंट होता है, यानी किसी अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, वो अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी अलग अलग कंपोनेंट्स का, टू हेल्प एक कॉमन जो ऑब्जेक्टिव होता है इस सिस्टम को, उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को अलग अलग ये जो कंपोनेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनी, जिसमें एक कंपनी है, उसका जो बिल्डिंग है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, और उसमें अलग अलग मैनेजमेंट होंगे, अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो सब अलग अलग उसके अरेंजमेंट्स हैं, और वो सब एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए ही वर्क कर रहे हैं। ओके। इंटरेक्शन रेफर्स टू द प्रोसीजर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शंस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि मेल मिलाओ, यानी जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के थ्रू बात करते हैं, मिलते हैं और समझते हैं कि एक दूसरे का काम। इंटरेक्शन रेफर्स टू द प्रोसीजर इन विच ईच कंपोनेंट्स फंक्शन, यानी इंटरेक्शन जो है वो प्रोसीजर है कि कैसे एक जो कंपोनेंट है वो काम करता है दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन अनदर कंपोनेंट्स। इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ जो एक कंपोनेंट है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर एक जो कंपोनेंट है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। इनपुट जो सिस्टम है वो, इनपुट जो डिवाइसेस है वो डिपेंड करते हैं प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। इफ़ अगर प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट कैसे शो होगा, इजंट इट। जो इनपुट है, इनपुट होने के लिए हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो होने के लिए हमें पहले इनपुट सिस्टम की ज़रूरत है, जिससे हम अपना डेटा फीड करेंगे सिस्टम में। उसके बाद उसको प्रोसेस होना ज़रूरी है, प्रोसेस होने के बाद उसको शो करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है। तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दैट मेक सेंस? ओके। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन is concerned with how a system is tied together. It is more than sharing a physical part. It means that parts of system work together within the system, even though each part performs a unique function. Means इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड विथ हाउ अ सिस्टम इज टाइड टुगेदर। इंटीग्रेशन का मतलब वो हुआ कि कैसे एक सिस्टम एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, कि ये होता है इंटीग्रेशन। इट इज़ मोर देन अ शेयरिंग अ फिजिकल पार्ट, यानी इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। इट मीन्स आपका बॉन्ड अच्छा है, आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इट मीन्स दैट पार्ट्स ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर विद इन द सिस्टम इवन दो ईच पार्ट परफॉर्म्स अ यूनिक फंक्शन। मीन्स जो हर पार्ट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, पर फिर भी वो अपना एक अलग फंक्शन करता है, अपना एक अलग और यूनिक पार्ट परफॉर्म करता है। एक दूसरे पर जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, पर फिर भी वो अपना जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं करता। नेक्स्ट, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट कॉमन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में सेट वन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेट टू अचीव अनदर। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव किसी सिस्टम का यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो क्वाइट कॉमन होता है। दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में सेट, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना एक कॉमन गोल, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पहले से सेट रखता है कि हमें इस चीज़ को अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो साथ में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से काम करते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द यूजर मस्ट बी अवेयर अबाउट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव वेल इन एडवांस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूज़र है वो उसको पहले से पता होना चाहिए कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है। मीन्स अगर हम लोग अपने सिस्टम का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम यूज़र को पहले से पता होता है कि हमें अपने सिस्टम से क्या आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, ये पहले से यूज़र को पता होता है। तो उस यूज़र को ये पहले से पता होता है कि हमें क्या आउटपुट सिस्टम से चाहिए, और उस आउटपुट के लिए ही वो सब साथ में मिलकर काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहले से जो ऑब्जेक्टिव होता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव वो सेंट्रल में है और सारा जो कंपोनेंट्स है वो उसके इर्द गिर्द घूमेगा उस सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सब काम करेंगे। सारे जो कंपोनेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट्स है, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ही गोल कर रहे हैं। सबका ऑब्जेक्टिव सेम है कि हमें प्रोडक्शन करना है या फिर जो भी उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा वो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड ब्लेस्ड।